हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हमने आपको कल ही प्रॉमिस किया था कि आपके क्लास 12th फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उस पर वीडियो हम लाएंगे। तो देखिए, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आज पूरी रात क्लास 12th फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी तरीके से आंसर के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपसे कल आपको क्या प्रॉमिस कराया था, हमने कहा था कि अगर जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में अगर 111 स्टूडेंटों ने अगर कमेंट हमें कर दिए कि सर डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे वीडियो लाइए, तो हम बिल्कुल लेकर आएंगे। अब मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और आज हम सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, गॉस का प्रमेय हो, इस तरीके से सभी गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम हो जो कंसिस्टेंट पूछे गए हैं, उसके बाद हम ले सकते हैं। इस तरीके से सभी हम डेरिवेशन को आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, चाहे कितनी भी घंटे लगे, बस एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा जी जान लगा देना है दोस्त, और कॉपी पे लेकर बैठना है। सभी प्रश्नों को समझते हुए, सीखते हुए, नोट डाउन करते हुए बढ़ना है। जिनको करना है वो जरूर करेंगे, मैं आशा करता हूं, जो अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस है। तो चलिए दोस्त, आज सब काम छोड़िए, अब पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छी स्थिति की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डेरिवेशन याद भी होगा। उनके लिए एक सुनहरा अवसर ये है कि आज ये वीडियो ही केवल देख लेंगे तो उनको डेरिवेशन यूं ही उनका रिवीजन हो जाएगा। तो उनके लिए तो और भी बेनिफिट ये होने वाला है। चलिए जी, हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ लाइन लिखा है, उसको छोड़िए, एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर को समझिएगा, फिर हम डेरिवेशन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो अक्ष है। सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो बिंदु है, एक यहां पर, एक यहां पे। ये हमारे पास दो बिंदु है, एक हमारा ए बिंदु है और एक हमारा बी बिंदु है। ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। ठीक है, और इनका उदासीन जो बिंदु है वो उदासीन बिंदु है O। ठीक है, अब यहां से मैं ये कह रहा हूं कि इस उदासीन बिंदु से, ये दोनों आवेशों से होकर जो जाने वाली रेखा होता है वही हमारा अक्षीय रेखा होता है। तो अक्षीय स्थिति पे, अच्छी स्थिति के मान लेते हैं, यहाँ पे अक्षीय स्थिति का एक बिंदु है यहाँ पे P। तो हम यही कह रहे हैं कि उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है ना, इसी बिंदु P पर, ये हमारा जो बिंदु P दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या बताया ये सुन लीजिए एक बार और। हमने कहा माना दो बिंदु A व B है, A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा दोनों आवेशों के बीच उदासीन बिंदु O है। और उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। ठीक है ना, यही ना हमने कहा, वही बात लिखा गया है। देखिए क्या, माना दो बिंदु A व B है जिस पर क्रमशः आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। माना दो बिंदु A व B है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बिंदु P है इस पर एकांक धन आवेश उपस्थित है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एकांक धन आवेश उपस्थित है। तो जाहिर सी बात है, आप समझिएगा, एकांक धन आवेश है तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। तो ये माइनस वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर प्रतिकर्षण करने के लिए एक बल लगाएगा।
तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, यहाँ पे मैं बता दूं तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E माइनस क्यू, मतलब ये माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो E माइनस क्यू हो जाएगा। और ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी तो इस पर बल लगाएगा ना, तो प्लस ये भी है, ये भी एकांक धन आवेश है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो प्रतिकर्षण मतलब दूर हटाएगा, तो दूर हटाने का चिन्ह हमने दे दिया। और इसके वजह से जो लगने वाला जो तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू। ठीक है, मतलब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस नॉट है, माइनस क्यू है, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू है। आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। ये हमने समझाने के लिए किया। हमें क्या करना है, हमें पहले माइनस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर प्लस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर परिणामी निकाल लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। चलिए, ये दो लाइन आपको समझ में आ गया ना, फिगर समझ में आ गया। चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम जानते हैं क्या करेंगे, डेरिवेशन में सबसे पहले करेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, हाँ जी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करेंगे। तो ये माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E माइनस क्यू से हमने दर्शाया है। और E माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 1/4πε0 और ये Q हो जाएगा, R है, R दूरी है। तो ये बताइए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना है, ये दूरी हमें चाहिए। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, इसका मतलब ये भी L है, ये भी L है। और हम जानते हैं O से लेकर Q तक की दूरी है R। तो अगर हम इतने में से, इतना दूरी है R, तो R में से यदि L को हम घटा देते हैं तो ये दूरी निकल जाएगा ना। मतलब ये दूरी क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस L। तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे R माइनस L, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम करेंगे। ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0। और ये क्या हो जाएगा, Q बाई, अब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L। तो R प्लस L कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो समीकरण ज्ञात कर लिया, एक समीकरण ये फर्स्ट, एक समीकरण सेकेंड। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर आपको इतना आ गया समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। तब हम लिख देते हैं, तब परिणामी तीव्रता। तब परिणामी तीव्रता क्या होगा, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं, E = -E प्लस क्यू, सॉरी, परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे जी, तो जो अधिक वाला तीव्रता होगा उसमें से कम वाले तीव्रता को घटा देंगे, परिणामी तीव्रता निकलेगा। ये बताइए कि माइनस क्यू वाला तीव्रता अधिक है या प्लस क्यू वाला तीव्रता अधिक है। तो आप ही जाहिर सी बात सोचिए, ये आवेश माइनस क्यू आवेश इस आवेश के बहुत पास है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, अधिक लगेगा।
अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि दूरी क्या है, अधिक है। तो जितना बल अधिक लगने का मतलब क्या है कि तीव्रता अधिक लगेगी, क्योंकि बल तीव्रता के समानुपाती होता है। तो बल अधिक लग रहा है, इसका मतलब तीव्रता अधिक लगेगा, इसका मतलब प्लस क्यू आवेश का मात्रा प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्यादा होगी। तो जब तीव्रता इसकी ज्यादा होगी तो E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू को घटा देंगे, तो वही हम लिख देते हैं E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। ये हमने कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो E इजकल टू E माइनस क्यू का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस फिर E प्लस क्यू का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई क्या होता है R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हो गया जी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका मान है ये इतना और फिर इसका मान है ये इतना, समझ रहे हैं ना। ऐसे हमने कर दिया। फिर इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम सभी में देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है। दोनों में से इतना अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। बचा हुआ इधर क्या बचेगा, 1/, बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। फिर ये माइनस है तो ये हमने माइनस लिख दिया। फिर इसमें इधर भी बचेगा 1 R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। इतना ही ना बचेगा जी, ठीक है। इतना बच गया ना। उसके बाद हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो बाबू ध्यान से अगर आप समझ रहे होंगे तो समझिएगा। यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं E इजकल टू क्या हो जाएगा, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम लॉसा लेते हैं एलसीएम, चलिए नीचे हम नहीं करते हैं, छोड़िए इधर हम नहीं करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ही हम ले लेते हैं, क्योंकि बाबू कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा तो दिक्कत होगा। साफ साफ हम लिखते हैं जी E इजकल टू, यहाँ पे बैक आ जाते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है तो इतना हम पहले लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये इतना कर दिए। अब इसका हम इन दोनों का लॉसा लेंगे। लॉसा में क्या करते हैं, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करा देंगे ना तो वही लॉसा निकल जाता है। तो गुणा करा देते हैं तो ये क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, ठीक है। इससे पहले आते हैं अब 1 से हम क्या करते हैं, सिंपल सा 1 से गुणा कराएंगे तो R प्लस एल कट जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 1 से ये कट जाएगा, फिर ये हमारा आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आप समझ रहे हैं कैसे हुआ। अरे भैया अगर हम समझिएगा, ये अगर हमने R माइनस एल का होल स्क्वायर लिया, R प्लस एल का होल स्क्वायर हम लेते तो इस वाले से ये वाला कैंसिल, ये वाला जाता 1 में गुणा कराता तो R प्लस एल का ही होल स्क्वायर होता, और इससे ये प्लस वाला कैंसिल, ये ऊपर चला जाता तो R माइनस एल का ही होल स्क्वायर होता कि नहीं होता जी। तो यही बात हम कह रहे हैं, तो यही तो ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, यही हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो इतना हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। और इसको अगर हम देखते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, एक आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर, देखिए एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू होता है R माइनस एल और R प्लस एल, ये होता है, ठीक है ना। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वैसे ही ए माइनस बी होल स्क्वायर को भी भूल जाइए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम लिख देंगे R स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, और इनके दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम दे देंगे।
समझ रहे हैं? तो ये शॉर्टकट ट्री अपने हमें अपनाना पड़ेगा। अब देखिए हम इतना बता दें कि r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर का अगर सॉल्व करते हैं तो 4rl आपका आ जाएगा वैल्यू। कितना आ जाएगा? 4rl वैल्यू आ जाएगा, 4rl। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो भैया आप सॉल्व करके तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ कर देखिए इतना ही आएगा। अब उतनी लाइन हम करने नहीं ले जाएंगे जी, यही तो टूल्स है। टूल जो होते हैं ना ये हमें डेरिवेशन सॉल्व करने में मदद करते हैं, और यही सब आपको याद भी रखना है या आपको आनी भी चाहिए। अब ये क्यों हो जाएगा? अब ये हमारा देखिए, ये अगर हम सोचे थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या हुआ भैया, ये 4 को हम चाहें तो 2ql इंटू 2r लिख सकते हैं। ये हम आपसे पूछ रहे हैं जी, ये बताइए इतना लिख सकते हैं। ये 2, सबसे पहले ये 2 को हमने 2 गुणे 2 में तोड़ दिए हैं, 2 गुणे 2 तो 4 हो जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे q और फिर l हमने कर दिया है, और यहाँ पे ये जो r है इसको साइड में 2r कर दिए हैं। हो जाएगा कि नहीं जी? गुणा में है, गुणा में रहेंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा। अब होल स्क्वायर इसका जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? r के पावर 4 हो जाएगा माइनस l का भी पावर 4 हो जाएगा। इतना ही ना होगा जी, l के पावर भी 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2ql p इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़िएगा तो p इक्वल टू 2ql होता है। तो 2ql के जगह पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम p लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए 2r है तो 2r हमने लिख दिया। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे r का पावर 4 ही होगा, r के पावर 4 होगा। ये l स्क्वायर कहाँ गया? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि r का पावर 4 जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है l के पावर 4 से, इसीलिए l के पावर को छोड़ देते हैं नगण्य मानकर। अब देखिए यहाँ पे नीचे 4 गो r है, ऊपर 1 गो r, 1 गो r से 4 गुणे से 1 r कैंसिल हो जाएगा। तो मेन हमारा क्या बचा? e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई आर क्यू, 2p बाई आर क्यू ये हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डेरिवेशन का। यही है हमारा अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। स्क्रीनशॉट आपको पहले इसको ले लेना है, इसको ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट इसको भी ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है आपने स्क्रीनशॉट ले लिए ना। मैं अगर इतना ही कहूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तब जाकर हम कहेंगे कि भैया चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सपना है कि आज आपका क्रिसमस है, आपको पता भी है सभी को, आज 25 दिसंबर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब नया साल 2026 हम लोग का स्टार्ट अगर हो, 2026 स्टार्ट हो, ठीक है, 2026 स्टार्ट हो तो 2026 में हम लोग का जो परिवार है वो 150 के कंप्लीट करे, 150 की कंप्लीट करे। अभी आप देख सकते हैं कि एक मतलब 1.44 है, लगभग 5 से 6 हज़ार स्टूडेंटों की ज़रूरत है। तो आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट केवल इतना ही मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा भी सपोर्ट हो, हौसला अफजाई हो, जिससे हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें और अधिक से अधिक हम मेहनत कर सकें। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। समझ में तो आ रहे हैं ना? ठीक है, इतना कर देंगे ना दोस्त, बहुत है, इतना कर देंगे बहुत है हमारे लिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2016, 17, 20, 24, 25 में पूछे गए हैं। तो चलिए निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये कर देते हैं, निरक्षीय स्थिति की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से एक हेडिंग डालेंगे, फिर ये 2 लाइन लिखना है। क्या लिखना है इस 2 लाइन में हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, सपोज दैट कलर में चूज कर ले रहा हूं। देखिए, ये आपको फिगर ही याद रखना है, फिगर ही मेन है। ये हमने यहाँ पे 2 बिंदु हमने ले लिया है। एक बिंदु है हमारा A और एक यहाँ पे बिंदु है हमारा B। A पर है प्लस Q आवेश, B पर है माइनस Q
आवेश, ठीक है ना। और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी है वो क्या है 2L है। और दोनों आवेशों का मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु है वो है हमारा O है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मैं ये कह रहा हूँ कि उदासीन बिंदु से R दूरी पर, उदासीन बिंदु से R दूरी पर क्या है, R दूरी पर एक यहाँ पे एक होता है बिंदु P, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं और इस वाले को हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि इस बिंदु P पर एक क्या है, एकांक धनावेश हमने लिया हुआ है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये हमारा टोटल 2L दूरी है, तो ये उदासीन बिंदु मतलब मध्य बिंदु है, तो ये वाला भी L हो जाएगा, ये भी दूरी L हो जाएगा। और ये हमारा R है और ये हमारा L है, मतलब अगर देखिए तो आधार L है और ये हमारा लंब है वो R है। तो कण क्या हो जाएगा, तो कण का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो हम लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमने कर दिया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आर स्क्वायर प्लस रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये हमारा कर्ण का मान हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा ये थीटा बनेगा, ये भी एकांतर कोण है तो ये भी थीटा बनेगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई है और यहाँ पे जो कोण बनता है वो 2 थीटा बनता है, ठीक है। दो धुरस्थ कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं, तो वहाँ पे 2 थीटा बन जाएगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए अभी आपको फिगर नहीं समझ में आया होगा, तब फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि फिगर को ही समझकर मैं एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि माना 2 बिंदु हैं ए व बी, माना 2 बिंदु ए व बी हैं, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है, तो जिस पर क्रमशः आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तथा इसका उदासीन बिंदु O है, तथा इसका उदासीन बिंदु O, तथा इसके उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु, उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो उदासीन बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जहां में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसी की गणना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अब यहाँ पे इस बिंदु P पर हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे एकांक क्या है, धन आवेश है, तो अब जाहिर सी बात है ये धन आवेश है, तो इस एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं जी, प्रतिकर्षित करेगा ना। तो ये प्रतिकर्षण के लिए ये हमने चिन्ह इस तरीके से दर्शाया है, ये आप याद रखेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बस दिमाग में रहना चाहिए एकांक धन आवेश है, तो ये प्लस आवेश है, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो E प्लस क्यू यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे धन आवेश है, एकांक धन आवेश, ये माइनस है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यही काम करेंगे, प्लस क्यू के कारण पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इनका परिणामी निकालेंगे। समझ गए ना। तो चलिए ये 2 लाइन आप समझ गए हैं, तो आप सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम करते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू का आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू लिखे ना, E प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो E प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। केवल हम इसमें क्या चेंज करेंगे, ये जो दूरी है वो चेंज करेंगे, क्योंकि 20 A से लेकर P तक की बीच की दूरी ये न है जी,
तो हमें यहाँ पे आर की जगह पर यही लिखना होगा दूरी। तो दूरी हम क्या कर सकते हैं, दूरी अगर हम चाहें तो या तो हम ये वैल्यू लिख दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं कि ए अब पी, ए पी दूरी हो जाएगी, ए से पी तक की दूरी। तो हम इसको संकेत रूप में ए पी भी लिख सकते हैं, ए पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये सबसे पहले हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने ज्ञात कर लिया है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E प्लस क्यू, सॉरी E माइनस क्यू के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं, माइनस क्यू के कारण, तो E माइनस क्यू लिख देंगे। और E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये Q बाई क्या हो जाएगा, अब ये दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं P से B, क्योंकि दिशा इस ओर है ना, तो P से B तक की दूरी हो जाएगा। तो PB लिख देंगे, PB हमने लिख दिया। और ये PB का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, सॉरी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए आपको समझ में आया, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा इतना हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट दोनों हमने ज्ञात कर लिया ना, तब एक चीज हम देख रहे हैं, यही आप देख रहे होंगे कि ये बताइए जो A से लेकर P तक की जो दूरी है वही P से लेकर B तक की दूरी के बराबर है, होगा कि नहीं होगा जी, बराबर होगा कि नहीं, ये दोनों दूरियां इक्वल ही है ना, AP जो दूरी है वो PB दूरी के बराबर है। तो हम ये जानते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो AP दूरी है वो क्या है, PB दूरी के क्या है, बराबर है, ये हम देख रहे हैं। और जब हम ऐसा देख रहे हैं कि AP दूरी BP दूरी के बराबर है, तो अगर हम देखें AP जो दूरी है वो BP दूरी के बराबर है, तो शेष तो अदर सब तो इक्वल ही है ना, जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इसमें भी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इसमें भी है, केवल AP BP यही दो अंतर थे, ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब प्लस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। इसका मतलब प्लस में माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों ही हमारे बराबर हो गए तो हम परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, अब यहां पे बात फंसता है। तब परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, क्योंकि परिणामी तीव्रता निकालेंगे कैसे, प्लस वाले में मतलब जो अधिक वाले में से कम वाले को घटा रहे थे, बट इसमें तो दोनों ही इक्वल है। तब उस समय पर जो क्या थे, उस समय पर गणित के रूल से हम जानते हैं कि अगर दो भुजाएं हैं, एक ये ए भुजा है और एक बी भुजा है, दोनों जब भुजाएं आपस में इक्वल हो तो उस समय पर इनका जो परिणामी होता है ना वो क्या होता है, 2a cos θ/2 होता है। ये सूत्र दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो यही सूत्र को हम इस्तेमाल करेंगे परिणामी तीव्रता के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब उस समय पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उस समय पर हम परिणामी तीव्रता का ये सूत्र की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता E = 2a cos θ/2, ये हम लिखेंगे, लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पे A क्या है, A मतलब या तो प्लस वाला तीव्रता लें या माइनस वाला तीव्रता, कोई भी आप तीव्रता ले सकते हैं क्योंकि दोनों का मान इक्वल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे cos θ/2 है तो ये हम रखेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हमने E रख दिया और A का मान हम यहाँ से रख देते हैं। A का मान A की जगह पर चलिए प्लस वाला ही रख कर देखते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/AP है। तो ये हम लिख देते हैं 2 सबसे पहले हमने लिख दिया, फिर इसको कोष्ट में कर देते हैं 2
और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए पी, तो हमने ए पी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया 2 और ए का मान और फिर कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कॉस थीटा के जगह पर 2 थीटा लिखेंगे और बाई 2 कर देंगे। थीटा जो है यहाँ पे हम ये वाला थीटा लेंगे 2 थीटा, क्योंकि दोनों का हम वो परिणामी निकाल रहे हैं, तो इसलिए 2 थीटा लिखेंगे और बाई 2। तो अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अब हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिलता है e = 2 मिल जाएंगे और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर है, ए पी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर और कॉस थीटा केवल बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, इतना ही ना, ठीक है। अगर हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं तो 2, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्यू है तो क्यू लिख दिए। अब ए पी जो देखेंगे तो ए से लेकर पी तक की दूरी क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना है जी। रूट में क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यही है ना, ठीक है जी। मैं आपको बताऊं रूट का मतलब क्या होता है, ये आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर है ना, रूट का जो मतलब होता है वो होता है 1/2, समझ रहे हैं। रूट का जो मतलब होता है वो पावर में 1/2 होता है। तो हम ऐसे नहीं बल्कि हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम यही काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 लिख देते हैं, ऐसा हमने कर दिया, समझ रहे हैं ना, एपी के जगह पर। और उसके बाद यहाँ पे आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, तो आधार कौन है जी, आधार बटे कण। तो अगर हम पीछे लाते हैं तो देखिए आधार तो हमारा ये हो जाएगा एल आधार हो जाएगा और कण भी तो फिर से यही वाला होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, यही बात लिखेंगे। आधार क्या है, एल है तो एल लिख दिए, और कण क्या है, कण है फिर से हमारा रूट में क्या है, सॉरी ओहो, यहाँ पे एक चीज़ें हमने मिस्टेक किया हुआ है, वो हम भूल गए थे, चलिए कोई नहीं, हम बता देते हैं। देखिए हम क्या किए थे, यहाँ पे AP का वैल्यू रख रहे थे, क्या रख रहे थे, AP का वैल्यू क्या हमारा आया था, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना आया था जी। रूट का ये AP का वैल्यू इतना है, अगर आप देखें तो AP का होल स्क्वायर है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है ना, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। तो ये हम यहाँ पे क्या हमें लिखना चाहिए था, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर हमें लिखना चाहिए था, ये हमें लिखना चाहिए था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने लिखा है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हुआ है। अब फिर से यहाँ पे जो आ रहा था, यहाँ पे हमारा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा था, तो रूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए रूट ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और इसका हम क्या देते हैं 1/2 लिख देते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये हमने किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, अगर हम देखें तो ये देखिए 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q में गुणा हो गया, तो ये 2q हो जाएगा, 2q हो गया, ठीक है ना। और ये l भी गुणा हो गया तो 2ql हो जाएंगे। और नीचे अब क्या बचे हुए हैं, नीचे ये सब ऊपर गुणा हो गए हैं, अब नीचे क्या बचा हुआ है, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो हर समान है तो हम हर को ऐसे ही लिख देते हैं, हर समान है, क्या है इसमें हर में, हर है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हर है, और घातों को जोड़ लेंगे तो 1 और प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अगर आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हम लिख दिए। अब देखिए ये हमारा सॉल्व हो ही गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2ql को हम p लिख सकते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से। अब देखिए ये 3/2 है, r के पावर
3/2, तो जो पावर होता है वो गुणा हो जाता है, पावर पावर से गुणा हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, तो r के पावर 3 आ जाएगा। ऐसे ही इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो l के पावर भी 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब ये हमारा आ गया इतना। अब यहाँ पे एक चीज ये कहा जाता है कि जो r के पावर 3 है ना, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है l के पावर 3 से, l के पावर 3 से बहुत ही बड़ा है। तो उस समय पे इस l को नगण्य मान लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो उस समय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइए p बाई क्या आ जाएगा था, p बाई ए क्यू। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया ना, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है जी, ये हमारा फॉर्मूला है E = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं, या हमारे यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए E = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। तो आशा करता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आ गया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो ऐसे ही हमें एक एक सभी डेरिवेशन को देखना है। देखिए एक और चीजें हम बता दें, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि स्थिर वैद्युत का गॉस के प्रमेय लिखिए, कंसिस्टेंट, ये हर साल पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी हम करेंगे। इससे पहले बता दो, देखिए वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में आपको समझ में बेहतर तरीके से आता है, ये बात मैं जानता हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय का इशू है। तो वो समय को इशू को कम करने के लिए, वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, कम समय में एक अच्छे रणनीति की तैयारी कराने के लिए हमने खुद आपके लिए हमने टॉपर नोट्स तैयार किए हुए हैं। या तो आपका शॉर्ट नोट्स हो, उससे आप पढ़ाई करें, या आप हमारा जो हम कह सकते हैं, हमने जो आप सभी के लिए जो टॉपर पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं, इस टॉपर पीडीएफ नोट्स को आप सभी परचेस करके और इससे आप पढ़ाई करें। इसमें हम क्या आपको दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें आपकी पूरी हम फिजिक्स की पूरी केमिस्ट्री का हम आपको टॉपर नोट्स दे रहे हैं। अब क्या मिलेगा ये भी जान लीजिए। तो ये तो हम हर वीडियो में बताते भी हैं कि देखिए इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना चाहिए। फिजिक्स के टोटल है 14 चैप्टर, केमिस्ट्री के टोटल है 10 चैप्टर, टोटल हो जा रहे हैं 24 चैप्टर। इन 24 चैप्टरों का हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे। मतलब मान लेते हैं पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत जो भी हैं, ये सब चैप्टर वाइज आपको दिया जाएगा। पहले चैप्टर का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से 24 चैप्टरों का हम देंगे। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देंगे। फिर हम केमिस्ट्री में 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, ये सब रिएक्शन भी हम देंगे और आपको वहीं से केवल तैयार करना है। तो वो ओनली हम कितना, कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 99 और दोनों लेते हैं तो 199 में हम आपको दोनों ही दे रहे हैं। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का आप नोट्स लेकर, टॉपर नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और एक और स्पेशल ऑफर ये है कि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी के भी हमारे टॉपर नोट्स लेते हैं, जिसमें हिंदी में सभी 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश पूरी किताब के मिलेंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश मिलेगा, महत्वपूर्ण कहानी मिलेगा, महत्वपूर्ण जीवन परिचय मिलेगा, महत्वपूर्ण खंडकाव्य मिलेगा, संस्कृत गद्यांश मिलेगा, श्लोक मिलेगा, पत्र लेखन मिलेगा, निबंध मिलेगा, मतलब सब कुछ आपको दिया जा रहा है महत्वपूर्ण। तो हिंदी का भी 99 नोट्स है, तो तीनों सब्जेक्ट का 300 का जो नोट्स है ये आपको ओनली 249 में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप तीनों लेते हैं तो तीनों नोट्स लीजिए टॉपर और अच्छे तरीके से इससे पढ़ाई करें। ठीक है, ये पीडीएफ नोट्स है, आपके नोट्स व्हाट्सएप पर ही सेंड किए जाएंगे। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। वहां पे कहना है सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। इतना लेकर मैसेज करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही आप करते हैं तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि भैया वही स्टूडेंट मैसेज करें जिनको नोट्स वास्तव में लेना है।
अदर ऐसे मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि मैं आपको बार बार रिप्लाई दे सकूं। ठीक है ना, जिनको लेना है चुपचाप मैसेज कीजिएगा, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना। अदरवाइज वीडियो आपके लिए बनाना होता है, मेहनत करना पड़ता है दोस्त, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपसे। ठीक है, चलिए मैं तो कहूंगा कि हमारे जितने सीरियस वाले स्टूडेंट हैं वो इस टॉपर नोट्स को जरूर लें। चलिए, गॉस का प्रमेय हमें पूछा गया है या गॉस का नियम पूछा गया है। गॉस का नियम हमें क्या बात बताया जाता है कि मान लेते हैं कोई भी बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से मान लेते हैं ये वैद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं, ये किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार में यही बात बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, इस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो बात बताया गया है। किसी बंद पृष्ठ पर, मतलब किसी बंद पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। phi इक्वल टू ये Q1 में गुणा होगा तो Q हो जाएगा, ये ε0 है तो ε0। तो यही तो हमारा गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला है। यही बात लिखा गया है। इस नियम के अनुसार, मतलब गॉस के प्रमेय के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। यही बात आपको करना है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, phi इक्वल टू Q/ε0। phi e क्या है? वैद्युत फ्लक्स। Q क्या है? आवेश है। ये क्या है? ε0 क्या है? वैद्युतशीलता है। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर phi e इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, चलिए जी, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा नियम हमने बता दिया आपको, आशा करता हूँ समझ के होंगे। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमें यही फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको प्रूफ भी कराते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे एक फिगर हम बनाते हैं, ये समझिएगा। यहाँ पे एक हम फिगर बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिस पर, ये हमारे पास बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ ये S है और इस पर प्लस Q आवेश क्या है? उपस्थित है। इस पर क्या है? इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ये इसका केंद्र है, इस गोले का या एक बंद पृष्ठ का ये केंद्र O है और इस केंद्र से बहुत सारी यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकल रही हैं, ये वैद्युत फ्लक्स निकल रही हैं। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कह दूँ कि इसका एक हम ये कह दे रहे हैं, यहाँ पे एक अल्पांश पृष्ठ है ये ds, ये एक अल्पांश पृष्ठ है ds और यहाँ पे ये इसका यहाँ पे एक कोण बनता है, उस कोण को हम कहते हैं, यहाँ पे एक कोण बनता है, उस कोण का नाम है d ओमेगा, मतलब घन कोण कहते हैं। यहाँ पे एक बिंदु क्या है? यहाँ पे एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है E। ठीक है ना। यहाँ पे ये एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और यहाँ पे मैं बताता हूँ ये हमारा लंब है। ठीक है। और ये जो हमारे पास एक ये हमारा पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये हमारा अल्पांश पृष्ठ है जिसको हम ds पृष्ठ कहते हैं। तो ये ds से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। यहाँ पर इसकी त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल r। तो ये हमारा सबसे पहले फिगर है जिसको आपको याद करना है। हमने बताया क्या कि माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका केंद्र O है और केंद्र O से क्या होता है? केंद्र O से बहुत सारी विद्युत फ्लक्स निकलते हैं तथा इसका अल्पांश पृष्ठ ds है तथा इसका घन कोण तथा अल्पांश पृष्ठ पर बना कोण d ओमेगा है। ठीक है। और अल्पांश पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और लंब के बीच एक कोण बनता है और इस कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिगर केवल ना आपको बनाना है, समझ में आ जाए बस, इसीलिए हमने बताया है इसको सब चीजें। ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ हार्ड नहीं है। हमने जो बोला वही आप सुनकर समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। इसमें चाहे तो आप माना की करके कि माना कि
करके आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिस प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा बंद पृष्ठ के केंद्रक O है और अल्पांश पृष्ठ ds है और अल्पांश पृष्ठ पर बना घन कोण d ओमेगा है और अल्पांश पृष्ठ के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इतना ही आपको केवल लिख देना है। लिख देंगे ना, इतना जो हमने बोला है लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत विशेष कोई बात नहीं होगा, बट लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा होता है, सिस्टमेटिक होता है। अदरवाइज नोट्स में हमने सब कुछ अवेलेबल कराया हुआ है, नोट्स लेंगे तो आपको उसमें तो मिल ही जाएंगे। अब हमें इसको प्रूफ करना है। सबसे पहली बात, जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज में कहते हैं भैया चेक करिए, जाते हैं तरबूज खरीदने मार्केट में तो कहते हैं भैया चेक करके दिखाइए, तो वो चेक करने के लिए क्या करता है, वो छुरे से क्या करता है, इस तरीके से एक पृष्ठ को काटता है। पृष्ठ मतलब देखिए घन कोण कौन कब बनता है, घन कोण का मतलब जिसमें 3 पृष्ठ हो। देखेंगे ना तो वो जिस तरीके से काटेगा, जैसे प्रिज्म होता है उसी प्रकार यहाँ पे काटेगा। इस तरीके से एक बीच टाइप का होता है, उसका 3 कोण होता है, ठीक है ना। तो वही अल्पांश यहाँ पे ये एक अल्पांश पृष्ठ बना कि नहीं, ये एक छोटा सा, एक बड़े से पृष्ठ का ये एक छोटा सा पृष्ठ बना कि नहीं बना, तो वही अल्पांश पृष्ठ है ds। तो सबसे पहले हम गणना ये करेंगे हमारा कि अल्पांश पृष्ठ जो ds है इससे कितने विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं, फिर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, चलिए हम लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ ds से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ ds से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स अल्पांश पृष्ठ ds से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, और कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू कुल वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम देख रहे हैं फाई ई से दर्शाए हैं, तो फाई ई लिख दिए। आगे डी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स पढ़िएगा तो फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे ई है तो ई लिख दिए, फिर ds, तो अल्पांश पृष्ठ ds है तो हमने ds लिख दिए, फिर cos थीटा है तो ये cos थीटा हमने लिख दिए। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। यहाँ पे ये e ds cos थीटा हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या निकलता है, ये d फाई e निकल गया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं ये बात, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू, ये होता है ना। और फिर ds cos थीटा है तो ये हम लिख देंगे ds और cos थीटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि d ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यही ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर है, ये d ओमेगा का फॉर्मूला है। तो यही इतने के जगह पर, इतने के जगह पर हम d ओमेगा लिख देंगे। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं डी फाई ई इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू हो जाएगा, और इतने के ये टोटल के जगह पर डी ओमेगा है तो डी ओमेगा हमने लिख दिया, ठीक है। डी ओमेगा हम लिख देंगे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी ओमेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो इसके हमने क्या निकाला, अभी यहाँ पे अल्पांश एक छोटा सा पृष्ठ है उस पर कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ये हमने निकाला। तो अब छोटे के लिए निकाल लिए ना, तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ S है, संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स।
संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखिए जो छोटा हमारा फ्लक्स है ना, छोटा विद्युत फ्लक्स है डी फाई ई, इसका अगर हम समाकलन कर देते हैं तो समाकलन कर देंगे तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। समझ रहे हैं? समाकलन का मतलब ही होता है कि छोटे छोटे सभी का योग। अब अल्पांश पृष्ठ है, इस प्रकार बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर ये टोटल बना होगा, टोटल पृष्ठ। तो इसीलिए छोटे पृष्ठ का समाकलन अगर कर देते हैं छोटे वैद्युत फ्लक्स का, तो हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएंगे। तो यही हम काम कर लेते हैं जी। तो ये हमारा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका हम समाकलन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा हमने लिख दिया। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, फाई ई इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन होता है, इसमें हम जानते हैं जो नियतांक होता है वो बाहर निकल जाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नियतांक है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है तो Q ये बाहर निकल गए, और ये समाकलन, और डी ओमेगा है तो डी ओमेगा हमने लिख दिए। अब देखिए डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 4 पाई। क्या आता है जी? 4 पाई आता है। तो ये हम क्या लिख देंगे इसके जगह पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। इसका डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो इसका आता है 4 पाई, तो 4 पाई हमने लिख दिया। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाता है, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया। तो अब क्या यहाँ पे बचा? अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा फाई ई, और ये Q इस 1 में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और नीचे केवल एप्सिलॉन नॉट बचा है तो ये हमने एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब आपको दिखाई दे ही रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। आप देख सकते हैं फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमारा गॉस के प्रमेय है। किताब में बहुत तरीके से लैंग्वेज बनाकर बहुत बड़ा किया गया है, हम सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, भले ही कितना भी समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो जाएगा उतना हम कराने का जरूर प्रयास करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 18, 20, 23, 24 में पूछा गया है। गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम को हमें सिद्ध करना है। तो गॉस के प्रमेय का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अनुप्रयोग, तो गॉस के प्रमेय का कितना अनुप्रयोग होता है, एक पहला अनुप्रयोग, फिर दूसरा और तीसरा, 3 अनुप्रयोग होते हैं। तीनों ही हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जानते हैं गॉस के प्रमेय का जब तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसी से हमें ना कूलाम के नियम को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग, क्योंकि गॉस के प्रमेय से कहा गया है, तो गॉस के प्रमेय के तीसरे अनुप्रयोग से हम कूलाम के नियम को सिद्ध करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, इतना आप लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख देंगे। तो अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि माना एक गोलाकार, माना एक क्या है, माना एक इस तरीके से, सॉरी, माना एक क्या है, माना एक गोलीय चालक है, माना एक गोलीय चालक क्या है, माना एक गोलीय चालक S है, जिस पर क्या है, जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, जिस पर एक समान रूप से क्या है, जिस पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, ठीक है ना। और इसका जो क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसका उदासीन बिंदु O है, या इसका उदासीन बिंदु, या हम कह सकते हैं इसका केंद्रक O है। अब जाहिर सी बात है कि ये चालक पर हमने आवेश दिया है तो इसके चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा।
इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा कि नहीं, तो इसके चारों ओर ये सपोज दैट ये विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर का सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके चारों ओर का ये विद्युत क्षेत्र है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से हम कह सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक यहाँ पर बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है। ऐसा मान लेते हैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। समझ के यही बात हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए क्या लिखा है, माना एक गोलीय चालक S है जिस पर +Q आवेश एक समान रूप से व्यवस्थित है। सही बात है जी, माना एक गोलीय चालक S है जिस पर एक समान रूप से +Q आवेश वितरित है, व्यवस्थित है, ठीक है, तथा गोले के केंद्र से R दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये हमने बताया ही है। बिल्कुल जी, इतनी बात हो गया ना। तो चलिए अब हम गणना करते हैं। गणना में सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो गोलीय चालक है इस पर कुल आवेश कितना होगा। तो हम लिखते हैं कि गोलीय चालक पर उपस्थित कुल आवेश, गोलीय चालक पर उपस्थित कुल आवेश। तो गोलीय चालक पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो याद रखेंगे, वो क्या है, Q है जी। गोलीय चालक पर जो उपस्थित आवेश है वो Q है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोलीय चालक पर जो आवेश है वो Q ही होता है। गोले पर आवेश समान रूप से ही फैला हुआ होता है, ऐसा नहीं कहीं अधिक कहीं कम, ऐसा नहीं है, समान रूप से फैला हुआ है, तो इसलिए Q हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में हम ये काम करेंगे कि इस गोलीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम मतलब गणना करेंगे। गोलीय चालक की धारिता। तो अब हम दूसरा में काम करेंगे कि इस गोले पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। इस गोले पर, गोलीय चालक पर कुल वैद्युत फ्लक्स की हम गणना करेंगे। तो हम दूसरा काम क्या करेंगे, गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स, गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। ये बात हम जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतनी बात जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पे E है, ये बात जानते हैं। यहाँ पे ds क्या है, अल्पांश मतलब पृष्ठ होता है। ds क्या है, एक पृष्ठ ही तो है। तो यहाँ पे जो पृष्ठ है ये हमारा गोला है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr²। तो यही बात हम लिख देंगे 4π, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, और इसके जगह पर ds के जगह पर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr² होता है। तो ये हमने क्या लिख दिया है, 4πr² लिख दिए हैं। और cos थीटा है तो ये हमने cos, और थीटा यहाँ पे क्या है, तो ये याद रखेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पर क्या है, इसके समांतर, इस पृष्ठ के समांतर होता है। तो समांतर होता है इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। समांतर है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमने यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr², 4πr² और cos 0 का मान होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr², 4πr² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहले ये हमारा हो गया इतना फॉर्मूला। कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब गोलीय चालक पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान इतना हो गया, ठीक है। तब हमें क्या जानना है, हमें कूलाम के नियम, गॉस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है। तब हम लिखेंगे, तब गॉस
के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला जानते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना हम जानते हैं जी, बिल्कुल। तो ये हमने लिख दिया। अब फाई ई का मान है यहाँ पे, फाई ई का मान है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिए। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा Q है तो हमने Q लिख दिए, फिर एप्सिलॉन नॉट है तो ये हमने एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, ठीक है ना, इतना हमने कर दिया। उसके बाद अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा इतना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर है, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो अगर हम इधर भेजते हैं तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसी को चाहें तो या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि ये देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 मान लेते हैं। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब Q को इधर हम भेज देते हैं, Q को साइड में हम लिखते हैं, R को भी हम साइड में लिखते हैं। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से सिस्टमैटिक हम लिख सकते हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा होता है ना, सच कहें वास्तव में तो गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग जो होता है उसका नाम है कि गोलीय चालक के कारण उत्पन्न मतलब एक समान आवेशित गोलीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो गोलीय चालक का कहेगा तो E इक्वल टू, यही हमारा फॉर्मूला आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। यही हमारा एक याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ाते हैं तो यही हम निकाल कर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित गोलीय चालक के लिए ही दिया जाता है। चलिए उतना नहीं जानेंगे, ये हमारा हो गया ना। परंतु ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र का मान निकला है ना, हमें तो कूलाम के नियम को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, तब थोड़ा अब लाइन यहां से और बढ़ेगा, तब हम दोनों पक्षों में Q नॉट से गुणा करा देंगे। तो हम लिखते हैं तब दोनों पक्षों में Q नॉट से गुणा करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में Q नॉट से, किससे, Q नॉट से हम गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या निकलता है। इधर हम करेंगे तो ये E इंटू Q नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। इधर हम करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है, इंटू ये Q नॉट हो जाएगा अब बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश जो होता है, ये हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इक्वल टू क्या हो जाता है, E इंटू Q होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू E इंटू Q होता है। तो E इंटू Q के जगह पर हम F लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख देते हैं। और ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये एक आवेश है Q, एक दूसरा आवेश है Q नॉट, अब बाई R है तो R स्क्वायर हमने ले दिया। और ये हम इसको बंद कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर बंद कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्योंकि यही है जी गॉस के मतलब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमें यही ना बताया गया था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वहां पे Q1 Q2 बताया गया था। अरे भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको इस पे कंफ्यूजन है, सर कूलाम के नियम में Q1 Q2 बताया गया है और इसमें Q और Q नॉट बता रहे हैं, तो भैया उससे कोई मतलब नहीं है। Q1 Q2 का मतलब है कि ये आवेश अलग है, ये आवेश अलग है। तो भैया यहाँ पे भी तो Q का मतलब क्या है, Q का सिंपल सा मतलब है कि ये आवेश कोई अलग आवेश है, ये Q नॉट मतलब ये भी आवेश अलग है। दोनों आवेश समान नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यही तो हमारा F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q Q12 बाई आर स्क्वायर, यही हमारा कूलाम का नियम है, यही हमारा प्रूफ हो जाता है यहीं पे। तो मैं आशा करता हूं कि गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रूफ करते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तब मैं कहूंगा अभी भी अगर आपके पास थोड़ा सा लगता है कि हाँ जी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने
जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो स्कूल का ग्रुप है, ट्यूशन के ग्रुप है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास पहुंचे, हमारा सपोर्ट हो सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सके, आगे बढ़ सके। कभी किसी से ईर्ष्या, जलन, द्वेष का भाव नहीं रखना है दोस्त। अच्छा कर्म पर भरोसा करना है, अच्छा कर्म कीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपको पता है यही सब क्लासेस, मतलब मैं क्या कहूँ, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, ठीक है, मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं आता हूँ, हम बहुत ही मिडिल नहीं, हम लो मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। भले ही डिजिटल बोर्ड यहाँ पे है तो ये ना समझिएगा बहुत अमीर हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब भी हमको, आपको जानते हैं आप, मुझे कितने का ऑफर, अभी एक बहुत बड़ी संस्था है एमपी बोर्ड का, अब वो यूपी बोर्ड में अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने हमें ऑफर दिए थे कि सर आप हमारा संस्था ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत पैसे, मतलब मैं सुन कर हैरान हो गया कि इतना पैसे, एक महीने का इतना, एक क्लास अगर मतलब 1.5 घंटे का अगर एक क्लास लेते हैं सर, तो उसका भी पैसे इतना ज़्यादा दे रहे थे, मैं सुनकर हैरान हो गया। और मन एक तरह से हमारा मन भटका भी कि नहीं हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, अपने चैनल को भी देखेंगे, वहाँ केवल 1 घंटे देना था। बट हमें जब बताया गया कि क्रैश कोर्स है सर, क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाना है, तब मुझे एहसास हुआ कि वो क्या करेंगे, मतलब हमारे नाम से भी वहाँ पे कोर्सेज बिकेंगे और वहाँ पे स्टूडेंट खरीदेंगे। वही कोर्सेज जो आपको यहाँ पे हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वही कोर्सेज वहाँ पे 1200 रुपये, ठीक है, आपको 1200 रुपये, 1500 रुपये, 700 रुपये ऐसे करके आपको दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ी संस्था यहाँ पे है, वो हमको प्रोवाइड कर रहे थे कि सर आप आकर पढ़ा दीजिए, ठीक है। वही आपको वहाँ पे भी हमको कह रहे थे या तो आप वहाँ पे आ जाइए या आपके घर पे ही हम सब कुछ लगवा देंगे। हमने कहा भैया हमारे पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने के लिए कैमरा नहीं है। तो वो कह रहे थे कि भैया हम आपके ना सर, हम आपके रूम में, आपके जो जहाँ पर सेटअप है वहाँ पे हम कैमरा सब कुछ लगवा दे रहे हैं, आप उसका टेंशन ना लीजिए, वो हमारी प्रॉब्लम है, सब करा देंगे। फिर भी हम क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं शुरू से ही, तो कम से कम जब तक हम फ्री में प्रोवाइड करें, फ्री में पढ़िए, समझ रहे हैं ना, फ्री में पढ़कर आगे बढ़िए। क्रैश कोर्स के नाम पे हम पैसे नहीं लेते हैं भैया, और मुझे इसी वजह से मैंने उसको ठुकरा दिया। लाखों रुपए हमको मिल रहे थे, लाखों मतलब मैं कहूँ तो YouTube से कितना ही हम लोग कमा लेते होंगे, सच्ची कितना ही कमा लेते होंगे, बट जितना भी है शुक्र है, ठीक है। और सबकी ईश्वर की, अल्लाह की कृपा है कि जितना भी हमको मिल रहा है बहुत है, शुक्र है। बट इतना हम ज़रूर कहेंगे कि बहुत लाखों रुपए दे रहे थे, फिर भी हम नहीं गए। ऐसा नहीं कि मैं ही खुद नहीं गया, मैं अपने घर पर भी पूछा, अपनी मम्मी से, अबू से पूछे, तो उन्होंने भी हमें कहा कि नहीं बाबू अपना काम कीजिए, छोड़िए स्टूडेंटों से उस तरीके से पैसे को निकाला जाएगा, उस तरीके से निकालेंगे क्रैश कोर्स के नाम पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग गलत हैं भैया, वो भी लोग अगर हमको पैसे देंगे तो कहीं ना कहीं से लेंगे, तभी तो देंगे ना, तो वो अपनी जगह पर सही है। बट मेरा थॉट है कि आप लोग फ्री में ही एजुकेशन आपको मिले, फ्री में ही पढ़ाई करें। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि केवल कुछ नहीं, आप सपोर्ट इतना कीजिए कि चैनल हमारा, हम सबका जो परिवार है ग्रो हो, आगे बढ़े, इतना ही तो हम चाहते हैं ना, अदर तो कुछ हम मांग नहीं रहे हैं। हाँ, PDF नोट्स के लिए भैया हमने खुद मेहनत तो की है, वो अलग बात है, हैंड रिटन नोट्स हमने अच्छे से, उसकी हमने प्रिंट आउट कराया, उसकी टाइपिंग कराने में बहुत पैसे लगे हैं, तब आपको थोड़ी सी पैसे हम मांगते हैं। वो भी हम कहते हैं जो गरीब स्टूडेंट है ना, बिल्कुल नोट्स ना ले। गरीब स्टूडेंट जो जिनके पास एफर्ट ही नहीं है कि सर 200 रुपये भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है आप नोट्स उसको ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि वीडियो से भी आप पढ़ाई करके टॉपर बन सकते हैं। बट जिनके पास लगता है कि सर 200 रुपये मतलब कोई नहीं सर, हम दे सकते हैं, ठीक है 200-250 रुपये हम दे सकते हैं, अब पूरी हमारे सिलेबस पूरा कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का मिल जा रहा है, तो वो हमारे टॉपर नोट्स ले सकें। क्योंकि ऐसे ही मतलब नॉर्मल बहुत सारे स्टूडेंट, सबको तो नहीं कह सकते, बहुत सारे स्टूडेंट है भैया जाएंगे मार्केट में 200-300 का एक कपड़ा, एक बस ऊपर का टी-शर्ट लेके चले आएंगे, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी भी आप कर सकते हैं, करके तुरंत वीडियो को शेयर करके फिर से हम आगे जो पढ़ा रहे हैं इसको आप सीख सकते हैं, शेयर कर दीजिए। चलिए, तो ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट कंप्लीट होता है ना, पांचवा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आते हैं हम। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को भी लाइक किए, शेयर कर दिए, शुक्रिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए गॉस के प्रमेय का हमारा
पहला अनुप्रयोग है। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे बड़ा सा क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन में क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देंगे। अब वैसे अगर कंफ्यूजन हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए पढ़ के भी सुना रहा हूँ, गॉस के प्रमेय के उपयोग करके, देखिए यहां से करें, एक अनंत लंबाई के पतले सीधे समान आवेशित तार द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का निगमन कीजिए। अब कंसिस्टेंस 17, 18, 20, 23, 24, 25 लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, ऐसे ही आप हेडिंग डालेंगे। क्या आपने हेडिंग हमने डाला है कि अनंत लंबाई के पतले सीधे तार के समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आप लिख देंगे ना। चलिए जी, उसके बाद 2-3 हमने लाइन लिखे हुए हैं, वो लाइन क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर समझिएगा। सपोज डेट ये हमारे पास एक समान अनंत लंबाई का एक चालक तार है। ये हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिस पर हमने क्या दिया है, जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश, जिस पर हमने क्या किया है, जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। एक समान आवेशित चालक तार है जिस पर हमने क्या किया है, जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, और इसका आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, ठीक है ना। अब इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके जो एक समान ये चालक तार है, तो इसके चारों ओर जानते हैं किस प्रकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर कुछ इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सेटअप कर देते हैं। आप देख लीजिए, इसके चारों ओर, हाँ जी, इसके चारों ओर कुछ इस प्रकार के बेलन के आकार का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास एक अनंत लंबाई का, यह हमारे पास एक अनंत लंबाई का क्या है, यह हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है। अब इसमें हमने विद्युत आवेश, हमने जैसे ही विद्युत आवेश दिया तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ एक बेलन के आकार का, ठीक है ना। अब इस बेलन की जो लंबाई है वो हमारे पास L है। इस बेलन की लंबाई है वो क्या है जी, इस बेलन की लंबाई क्या है, L है। और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो R है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन सा? तो एक सबसे ऊपर वाला पृष्ठ जिसको हम S1 कहते हैं, एक नीचे वाला ये पृष्ठ जिसको S2 कहते हैं, और एक ये हमारा बीच वाला पृष्ठ जिसको हम S3 कहते हैं, ठीक है ना। अब बेलन के एक बिंदु यहाँ पे है P, बेलन के किसी बिंदु P पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस ओर है। इतनी बात हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। बताइए, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, यही ना हमने लिखा, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। फिर हमने क्या लिखा है, तथा बेलन की लंबाई L व त्रिज्या R है। तो बेलन जो है इसकी लंबाई क्या है, बेलन की लंबाई L और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। सही बात है जी। उसके बाद क्या लिखा है कि बेलन के 3 पृष्ठ S1, S2 व S3 है। तो बेलन के 3 पृष्ठ S1, S2 और S3 है, तथा बेलन के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बेलन के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं। यही फिगर को हमने एक्सप्लेन करके आपको 2 लाइन में हमें बता दिया। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि ये जो हमारा एक अनंत लंबाई का चालक तार है, तो जो हमारा इस चालक तार में कुल आवेश कितना है। तो हमें कितना, ये जो अनंत लंबाई के लिए नहीं लेंगे, जितने में ये बेलन विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है बेलन, इतने ही हम चालक तार के लेंगे। मतलब अगर चालक तार की लंबाई भी कोई पूछे तो L लंबाई ही हम कहेंगे, क्योंकि बेलन की लंबाई इतनी ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि चालक पर, सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे कि चालक पर उत्पन्न कुल आवेश, या उत्पन्न नहीं, चालक पर उपस्थित
कुल आवेश। तो चालक पर कितने आवेश उपस्थित हैं इसकी हम गणना करेंगे जी। तो चालक पर उपस्थित कुल आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एल होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चालक पर उपस्थित कुल आवेश Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका समीकरण फर्स्ट कहते हैं। ये चालक पर उपस्थित कुल आवेश Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल होता है, जहाँ लेमडा क्या है, ये है हमारा रेखीय आवेश। एक रेखा है ना चालक की तरह, तो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, लेमडा है। और एल क्या है, एल मतलब इस चालक तार जहाँ तक ये फैला हुआ है विद्युत क्षेत्र, उसकी लंबाई है एल। इन दोनों का गुणनफल होता है आवेश। तो ये हमने लिख दिया। अब दूसरा हमारा काम क्या है, देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब फाई इक्वल टू विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। ई डी एस कॉस थीटा होता है ना, और ये क्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट है। बाबू बात समझिएगा, हमें सबसे पहले तो आवेश का मान, हमें इसी ई का मान ज्ञात करना है। इस ई का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्यू का, देखिए क्यू का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया, ठीक है ना। उसके बाद ये डी एस कॉस थीटा है, इसको हम जैसे ही इधर भेज देंगे तो हमारे ई का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हमने सबसे पहले क्यू का मान ज्ञात कर लिया। अब विद्युत फ्लक्स का भी मान हम ज्ञात करेंगे, तभी जाकर तो ई निकलेगा ना, ठीक है। चलिए, तो विद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात करते हैं। तब हम दूसरा में क्या लिखेंगे जी, दूसरा में कि ये जो हम दूसरे में ये लिखेंगे, दूसरे में हमें विद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बेलन है, तो बेलन क्या था, 3 पृष्ठ होता है ना। तो पहले S1 के लिए निकालेंगे, S1 पृष्ठ, फिर S2, फिर S3, इस तरीके से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे S1 पृष्ठ से, S1 पृष्ठ पर S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स, S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स निकालेंगे। तो S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फाई E1 लिखेंगे। फाई E1 मतलब S1 पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो फाई E1 हमने लिखा है। तो S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स इक्वल टू क्या होते हैं, E, और ds मतलब पृष्ठ कौन सा है, S1 है, तो E S1, और cos थीटा है तो cos थीटा हम लिख देंगे। समझ रहे हैं, E S1 cos थीटा। अब यहाँ पे समझिएगा फाई E1 इक्वल टू, ये E है तो ये हमने E लिख दिया, S1 तो ये हमने S1 लिख दिए, और ये cos थीटा। यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये जो हमारा ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। ये जो हमारा पृष्ठ है ना, ये S1 पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, तो इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री लेते हैं। अब cos 90 इक्वल टू होता है, क्या होता है, cos 90 इक्वल टू होता है 0, तो 0 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे cos 90 इक्वल टू होता है 0, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा फाई E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E S1 और cos 90 इक्वल टू होता है 0। तो यही बताइए, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा ना जी, कोई संकेत सोचने ही वाला बात ही नहीं है। ये बताइए, जब cos 90 इक्वल टू होता है 0, तो 0 का अगर इनमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी, तो ये हमारा 0 हो गया। तो जैसे हमने S1 पृष्ठ के लिए निकाला है, फिर S2 पृष्ठ के लिए भी निकालेंगे। तो हम लिख देते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से S2 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E S2 cos थीटा, E S2 cos थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, फाई E2 इक्वल टू ये हमारा E हो जाएगा, ये S2, और
कॉस थीटा के जगह पर कॉस 19 हो जाएगा। कॉस 90 होगा कि नहीं होगा जी, क्योंकि ये जो S2 है ना ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। तो 90 और कॉस 90 इक्वल टू होता है 0, तो इसका मतलब φE2 का भी जो वैल्यू आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अगर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है E2 का मान भी 0 आ गया। अब जैसे हमने E1 S1 का मान निकाल लिया, फिर S2 का, फिर S3 पृष्ठ के लिए भी निकालेंगे। तो S3 पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं S3 पृष्ठ के लिए। अब S3 पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालें तो वैद्युत फ्लक्स φE3 हो जाएगा। अब φE3 इक्वल टू E S3 और cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। अब φE3 यह हमारा E हो जाएगा और S3 है। तो S3 क्या है, यहाँ पे ये हमारा S3 है। S3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे S3 क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का S3, यहाँ पे ये आप समझिएगा S3 का S3 क्या है, एक टोटल ये हमारा बेलन है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है, 2πr होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है और ये cos हो जाएगा और थीटा। यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारा S3 पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे φE3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा E इंटू 2πr हो जाएगा। E इंटू 2πr ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। S3 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स φE3 इक्वल टू E2πr। ठीक है ना। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πrl। हाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2πrl होता है, ये मैं थोड़ा भूल गया था। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrl होता है और ये cos 0 है तो ये cos 0 हमने लिख दिया, तो ये 2πrl हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गया। मैं देख लूँ बस इधर दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो कैमरा उधर कर देते हैं हम। ठीक है जी, दिखाई तो दे ही रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने S1 पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स 0 है, S2 पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स 0 है, S3 पृष्ठ के लिए निकाला तो ये इतना आ गया। अगर हमें कोई पूछ दे कि पूरे बेलन के लिए हमारा पृष्ठ कितना हो जाएगा, पूरे बेलन के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे φE1 φE2 और φE3 तीनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो यही हम लिख देते हैं, तब कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स φE इक्वल टू φE1 φE2 और φE3। ठीक है ना, यह हमारा हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इतना हमारा हो गया ना। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो देख लीजिए क्या निकलता है। φE इक्वल टू φE1 का मान 0, φE2 का मान 0 और इसका मान है E इंटू 2πrl, ये हमारा है। इतना हमने लिख दिया। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं φE इक्वल टू, तो क्या निकलता है E 2πrl, ये हमारा मेन फॉर्मूला निकलता है बेलन से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। जब ये हमारा निकल गया तो इसको समीकरण 2 करते हैं, तब हम लगा देंगे तब गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, गॉस का प्रमेय φE इक्वल टू Q/ε0 होता है, ये बात हम जानते हैं। φE इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला है, φE का मान निकाला है 2π
E इंटू 2πRL, ये हमने लिख दिया। Q का मान अगर आप देखें पीछे जाकर तो सबसे पहले Q का मान हमने निकाला था लेमडा इंटू एल, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू एल कर देंगे। ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। ये एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये E इंटू 2πR हो जाएगा। ये हमारा लेमडा, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, यही ना होगा जी। अब देखिए यहाँ से हमें E का मान निकालना है, तो 2πR इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग करा देंगे। तो यहाँ से अगर हम E का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा यही हमारा फॉर्मूला निकला जी। या तो आप यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे प्रूफ लिख दें, ठीक है, या इसी को थोड़ा सा आगे या बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको सिस्टमेटिक करना है तो दोनों पक्षों में ऊपर नीचे दो दो का गुणा करा देंगे, 2 का इसमें गुणा कराएंगे ऊपर, तो 1/, अगर नीचे 2 का गुणा होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 2L/R हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो या तो आप ये लिखते हैं या तो ये लिख दें, दोनों बात एक ही है, ठीक है, आपको समझ में आया। अरे भैया नीचे 2 था ही, तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 4πR हमने 4π एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, R को साइड हमने कर दिया है। नीचे कुछ भी नहीं था तो नीचे 2 लेमडा हमने कर दिया है, समझ रहे हैं ना। अभी हम चाहें तो ये 2 से 2 दूना 4 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ होता है। ये हमने ज्ञात किया, यहाँ पे हमसे कहा भी गया था, यहाँ से हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि अनंत लंबाई के पतले सीधे तार पर आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो एक समान आवेशित तार पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान यहाँ पे है E = 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 λ/R। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। पहले बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। अब बाबू इसका भी ले लीजिए। हाँ जी चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। चलिए जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। डरे तो नहीं है ना, थके तो नहीं है कि थक गए, अभी थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक बार देख लूँ कितना घंटा हो गया जी। 1.5 घंटे लगभग होने वाले हैं। चलिए जी, 1.5 घंटे में ही अगर थक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। 1.5 घंटे में नहीं थकना है, अभी तो बहुत देखना है। अभी तो मोस्टली अभी हम 6ठे क्वेश्चन पे हैं। हमने कितना आपको 32 हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कहा है तैयार करने के लिए, कहे हैं ना 32 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब 5-5 नंबर वाले ये हैं, तो हमें 32 तैयार करना है, तभी तो 6ठे पर हैं। चलिए कोई नहीं जी। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये आपको लाइन लिखना है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। देखिए वहां पे रेखीय चालक कह रहा था, यहाँ पे अनंत समतल चादर कह रहा है। समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए एक हम फिगर बताते हैं, इस फिगर को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। माना एक अनंत समतल चादर है, ये माना एक ये आयताकार एक चादर है, माना एक ये आयताकार हमारा एक चादर है, ठीक है। ये चादर है हमारा S, इस पर जो हमारा इस पर क्या है +Q आवेश उपस्थित है, और इस पर आवेश घनत्व मान लेते हैं सिग्मा है। इतनी बात समझ गए। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें मान लेते हैं इस चालक के अंदर हम विद्युत, इस मतलब ये एक चालक ये क्या है, एक आयताकार चादर है, और इसमें हम एक चालक को क्या करते हैं, इसके अंदर से गुजारते हैं। सपोज डेट समझिएगा कि एक कोई चालक है, इसको अंदर हमने क्या कर दिया है, एक चालक है, इसको अंदर हमने घुसा दिया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अरे भैया एक मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, अब इसमें हमने एक पेन को इधर R पर कर दिए हैं, ठीक है। तो पेन आधा इधर दिखेगा, आधा इधर, आधा बीच में भी तो रहेगा ना। सेम ऐसे ही एक आयताकार चादर है, इसके अंदर बाहर, ये बाहरी वाला है, ये हमारा ये भी बाहरी वाला, ये अंदर कुछ होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे ऐसे हैं जी। तो ये हमारा आयताकार चादर है, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक हमने चालक ले लिए हैं ऐसे, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है कि इस चालक में 3 पृष्ठ होंगे। 3 पृष्ठ कौन कौन सा? तो एक हमारा ये ऊपरी पृष्ठ होगा, एक हमारा ये ऊपरी पृष्ठ होगा जिसको हम S1 पृष्ठ कहेंगे, एक हमारा ये बाहरी पृष्ठ होगा जिसे हम S2 पृष्ठ कहेंगे, और एक जो अंदर वाला पृष्ठ होगा उसे हम S3 पृष्ठ कहेंगे। कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे। अब मान लेते हैं ये चालक है और इस चालक का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अब इस चालक के मान लेते हैं यहाँ पे इस चालक के इस बिंदु पर, इस चालक के इस बिंदु पर मान लेते हैं एक चालक पे यहाँ पे बिंदु है P और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E है। ठीक है ना? तो चलिए जी हम सबसे पहले इसको बताते हैं। क्या हमने लिखा है? माना एक अनंत समतल चादर S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। माना एक अनंत समतल चादर है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा ये जो चालक है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा बेलन के 3 पृष्ठ S1, S2 और S3 है। ये हमारा एक बेलन टाइप सा ही है, ठीक है ना? बट बेलन ना लिखकर एक चालक बोलिएगा, यहाँ पे बेलन ना लिखकर चालक कहिएगा, ठीक है ना? तो चालक के 3 पृष्ठ है S1, S2 और S3 पृष्ठ, ठीक है? तो वो चालक के यहाँ पे फिर से चालक लिख लीजिएगा, ठीक है ना? चालक, तो चालक के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो चालक के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो बताइए इतना आप नहीं लिख लेंगे जी, यही फिगर से ही तो हमने लिखा है ना, पढ़ के आपको सुना भी दिए। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, मतलब E का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि ये आयताकार जो चादर है इस पर कुल आवेश कितना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गणना, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे गणना, चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि अनंत समतल चादर पर उपस्थित कुल आवेश, अनंत समतल चादर पर उपस्थित कुल आवेश हमें ज्ञात करना है। तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल आवेश Q इक्वल टू लेमडा इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व और गुणे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आप पढ़ेंगे आवेशों का पृष्ठीय घनत्व तो उसमें आवेशों का पृष्ठीय घनत्व Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A होता है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सबसे पहली बात ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जब पृष्ठीय घनत्व से हम ये फॉर्मूला निकाले हुए हैं, ठीक है ना? तो इस चालक पे ये हमारा होता है। कुछ चीज़ें नहीं कहते हैं, पहले से कुछ चीज़ें जब याद रहती है तो समझ में आता है कहाँ से क्या आया हुआ। अब हम जानते हैं पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q/A होता है। हमने क्या किया? Q का मान निकालना था, A इधर भाग में था, इधर आकर गुणा करा दिया, तो वही सिग्मा इंटू A हो गया है। तो ये सब कुछ बातें पीछे पहले ही जाने हुए हैं। चलिए पहला हमारा काम आवेश हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा में तब हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे अब हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इस चालक पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले S1 पर ज्ञात करेंगे, फिर S2 पर, फिर S3 पर ना। तो हम S1 तब हम लिखते हैं कि S1 पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? φE1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E, और ये हमारा S1 है तो हमने लिख दिया S1 और cos थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए φ इक्वल टू E, φE1 इक्वल टू ये हमारा E हो जाएगा। S1 क्या है? S1 मतलब इस चालक का पृष्ठ है ना, और चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल A दे दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो इसीलिए यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो A है, तो A ही हम लिख देते हैं, S1 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे ये cos और थीटा जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा ये पृष्ठ है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है? समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ पे होगा 0, तो जब 0 डिग्री होगा तो cos 0 इक्वल टू होता है 1, cos 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो φ 1 में अगर गुणा होगा तो E इंटू A हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकलता है, फाई E1 इक्वल टू E इंटू ए हो जाएगा। तो ये हमारा याद रखेंगे कि S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का यह हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए दूसरा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले E1 मतलब S1 पृष्ठ के लिए हो गया, फिर ऐसे ही S2, फिर ऐसे ही S3 के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए, तो S2 पृष्ठ के लिए फाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E S2 cos थीटा, E S2 cos थीटा हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे फाई E2 इक्वल टू ये E हो जाएगा, और ये हम जानते हैं कि S2 का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो ये A लिख दिए। और cos यहाँ पर भी याद रखेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के S2 पृष्ठ के क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर होगा तो 0 होगा यहाँ पे, और 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, 1 गुणा होगा तो इतना ही होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ज़्यादा लाइन नहीं बढ़ाते हैं, ये हम इसको लिख देते हैं यहीं पे इतना, ये S2 का मान हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से S1 S2 का निकालिए, फिर S3 का भी निकाल लेते हैं। तो अब हम लिख देते हैं S3 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए क्या, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स S3 पृष्ठ के लिए फाई E3 हो जाएगा, और फाई E3 इक्वल टू क्या होता है, E S3 और cos थीटा, फाई E3 इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए ये E है और ये S3 है और cos, और यहाँ पे ये याद रखेंगे ये S3 पृष्ठ है जो अंदर वाला, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है। तो लंबवत होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और cos 90 इक्वल टू होता है 0, cos 90 इक्वल टू होता है 0, इसीलिए यहाँ पे cos 90 इक्वल टू होता है, cos 90 इक्वल टू होता है 0, इसीलिए यहाँ पे फाई E3 का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। cos E3 का जो मान आता है ये आप देख लीजिए क्या होता है जी, cos 90 का मान होता है 0, तो ये हमने 0 कर दिया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये फाई E1 का मान है, ये फाई E2, ये फाई E3। तब हम क्या करते हैं, तब कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई E1, फाई E2 और फाई E3। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 हो जाएगा। सभी विद्युत फ्लक्सों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना। तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है जी, ये फाई E इक्वल टू फाई E1 का मान क्या आता है, E इंटू ए, और फाई E2 का भी E इंटू ए, तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए, और फाई E3 का मान आता है 0। देखिए एक E1 दो E1 हो जाएगा, तो यही हमारा फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2EA। ये हमारा मेन क्या आ जाता है, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है। कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा ये आ जाता है, फाई E इक्वल टू 2EA। तो हमें दो चीज़ें निकाल दिए हैं, सबसे पहले कुल आवेश निकाल लिया, फिर हमने कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए। जैसे ही कुल वैद्युत फ्लक्स निकला, जैसे ही कुल वैद्युत फ्लक्स निकल गया, तब हम लिखेंगे तब गॉस के प्रमेय से। और गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, गॉस का प्रमेय जानते हैं, फाई E इक्वल टू, गॉस का प्रमेय फॉर्मूला हम जानते हैं, फाई E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं ना। फाई E कुल वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे देख लीजिए 2EA है, तो 2EA लिख देंगे, 2EA। और यहाँ पे Q का मान यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा इंटू ए है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा इंटू ए, और ये एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। अब ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा,
ये 2E इजकल टू ये यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, E इजकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिए, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि एक आयताकार समतल चादर के लिए उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसका भी ले लीजिएगा। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना, कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है कि दिमाग पे आपको माइंड में थोड़ा सा कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेहनत कीजिए, सब सही होगा। ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरी तरीके से जी जान लगाकर मेहनत हमें करना है, करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक इंपॉर्टेंट ही आ गया है। अब देखिए 16, 17, 18 मतलब कंसिस्टेंट ये पूछे गए हैं। देख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी बात कहा गया है। चलिए जी, अब हमारा भी एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है। ठीक है, बट कोई नहीं जी, कोई नहीं, आपके लिए तो जान हाजिर है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो कराते रहेंगे। 1 मिनट रुक जाते हैं, क्या दिक्कत है। अब दरअसल बात यह है ना कि रेगुलर क्लासेज इतनी लंबी होती नहीं है, तो थोड़ा थकावट हो जाता है, बट क्या किया जाए, पढ़ाना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में उठा, पहले तो बिहार बोर्ड की क्लासेस हमने लिया सबसे पहले, और बिहार बोर्ड की क्लासेस आपको पता ही होगा, बिहार बोर्ड के लिए हमने एक चैनल ओपन किया हुआ है न्यू। वो चैनल का नाम क्या है तो आपको बता दूं मैं, ब्रदर सर बिहार। ब्रदर सर बिहार के नाम से एक हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए हमने ओपन किया है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस तो सेम ही है लगभग, ठीक है, परंतु फिजिक्स में तो बिल्कुल सेम सिलेबस है बिहार बोर्ड का, बट उसमें सब्जेक्टिव तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ये सब बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट मोस्टली क्या होता है ना कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है, उसीलिए हमने बिहार बोर्ड का अलग से एक चैनल ओपन किया है। इस पर हम अब करा रहे हैं, तो इस पर भी क्लासेस लेनी होती है। तो पहले हमने इस पर क्लासेस ले लिए, सुबह में उठकर ही, नाश्ते अभी नहीं किए थे, बस फ्रेश व्रेश होकर नहाकर फिर हमने क्या किया, क्लासेस ले लिए। उसके बाद हम आपका बैठे हुए हैं, अब पूरा हमने क्या किया है, पूरी आपकी देखिए, हम कभी भी एनालिसिस, बिना एनालिसिस किए हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, सब हम बनाते हैं जी, सब देख रहे हैं, सब हम नोट्स पहले बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, कौन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हलवाबाजी नहीं कराते हैं, ऐसे ही नहीं कहते कि भैया इस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ऐसे ही नहीं भैया, बहुत एनालिसिस करते हैं, तब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कोई भी वीडियो, ठीक है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, केवल हम इतना ही कहेंगे, और हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए तो मैं बहुत बार कह भी दिया हूँ, आप भी सोच रहे होंगे सर कितना सपोर्ट करें, हो गया ना, कह दिया, हम सुन लिए, बट क्या है दोस्त, मानता नहीं है दिल ना, कह देते हैं, क्योंकि कभी कभी दुख भी लगता है कि मतलब कहना तो ऐसा नहीं चाहिए, बट होता क्या है ना कि 15 मिनट का कोई वीडियो लेकर आएंगे, और उस पर क्या होगा कि 15 मिनट की वीडियो आएगा और उस पर 15,000 20-20 हज़ार मतलब व्यूअरशिप आ जाते हैं। हम लोग क्या है कि हमारा क्या है कि हम लॉन्ग टाइम वीडियो भी लाते हैं, फिर भी व्यूअरशिप नहीं आते हैं। तो मेहनत भी ज़्यादा करो और व्यूअरशिप नहीं आएंगे, स्टूडेंट देखते नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा तो दिल दुखता है ना, ठीक है। मेहनत भी ज़्यादा और फिर भी ना हो, वही अगर हम कहें कि अभी एक वीडियो लाएं और कहते 15 मिनट में पूरी फिजिक्स कंप्लीट, तो उस पर बहुत सारे व्यूअरशिप आ जाएंगे। बट माइंडसेट का भी सोचना भी चाहिए आप सभी को कि 15 मिनट में कोई आप फिजिक्स कंप्लीट हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, तो क्यों भैया ऐसा करें। तो मेहनत करना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो।
अदरवाइज केवल अगर पासिंग ही किसी को होना है ना, तो मैं सच कहूँ ना, तो डेरिवेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। केवल अगर आपको पास होना है तो आप जाइए हमारा सभी 2 नंबर वाले और सभी 3 नंबर वाले फिजिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, पास हो जाएंगे। और केमिस्ट्री भी मैं कह दे रहे हैं, सभी हमारे जाइए 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, यही दोनों देख लीजिए, आप पास हो जाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिएगा, हो जाएगा, आपका पास हो जाएंगे आप। परंतु अगर टॉपर बनना है तो आपको बिल्कुल 5 नंबर वाले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी 4 नंबर और 5 नंबर वाले टॉपिक पढ़ने होंगे, प्लस न्यूमेरिकल आपको स्टडी करना होगा, प्लस ऑब्जेक्टिव स्टडी करना होगा। इसमें न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिएक्शन की स्टडी करना होगा केमिस्ट्री में। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त, पास होने के लिए तो बहुत ही सिंपल, उतना आसान नहीं बट फिर भी बहुत सिंपल है। चलिए कोई नहीं, इस पर ही फोकस करते हैं, अदरवाइज एनर्जी तो वैसे भी लॉस हो ही रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन करना है। चलिए जी, तो सबसे पहले तो 2 हम समांतर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इधर हम बताते हैं, सबसे पहले 2 हम समांतर प्लेट यहाँ पे हमने ले लिए। ये हमारे पास 2 समांतर प्लेट है, एक हमारा ये है और ठीक इसी प्रकार एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं ये। तो 2 हमारा समांतर प्लेट है, एक ए है, एक प्लेट बी है, और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ए प्लेट पर हम क्या कर देते हैं, ए जो हमारा प्लेट है इस पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। जैसे ही हम ए प्लेट पर क्या करते हैं, जैसे ही हम ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस पर जाहिर सी बात है, इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। परंतु जस्ट इस प्लेट की, ये बहुत ही प्लेट पास ही होता है, इसलिए इसके इस साइड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके जस्ट विपरीत ओर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसकी धारिता बढ़ सके इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं। मतलब इसको क्या कर देते हैं, इसको पृथक्कृत कर देते हैं, इसको हम पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि कितना भी आवेश दिया जाए इस पर कोई प्रभाव ना पड़े और सिंपल सा हमारा काम चलता रहे, इसलिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे पृथक्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा इतनी बात हमने यहाँ पर बता दिया जी, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ से जब हमने क्या किया है, जब आवेश दिए हैं तो कैसे यहाँ पे आवेश पहुँचा जी, यहाँ पर प्लस आवेश दिए थे तो यहाँ पे क्यों, कैसे पहुँच गया, तो वो हमारा पहुँचा है वैद्युत फ्लक्स से। वो हमारा किससे पहुँचा है, विद्युत फ्लक्स से पहुँचे हैं, सॉरी, वो हमारे किससे पहुंचा है, तो वो हमारा पहुंचा है विद्युत फ्लक्स। यहाँ से इस तरीके से विद्युत फ्लक्स कुछ निकले होंगे और इस तरीके से गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो हमारा ए प्लेट है, ए प्लेट पर हमने आवेश दिया है प्लस आवेश, तो इस पर आवेश घनत्व जो उत्पन्न होता है वो सिग्मा उत्पन्न होता है। अब बी प्लेट पर जो आवेश घनत्व उत्पन्न होता है वो माइनस सिग्मा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है समझिएगा, माना 2 समांतर प्लेट ए व बी है, माना 2 समांतर प्लेट ए व बी है जिसकी बीच की दूरी क्या है, डी है, जिनके बीच की दूरी डी है, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तथा ये जो हमारे प्लेट है ना, इनका जो क्षेत्रफल है, मोटाई है, वो ए है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तथा ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देने पर बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देने पर बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यही तो बात हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना हमने कर दिया ना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर प्लेट संधारित्र पर धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चूंकि सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, सबसे पहले चूंकि हम यही लिख देते हैं सबसे पहले हम लिख देते हैं धारिता, धारिता का फॉर्मूला। चूंकि हम जानते हैं धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C/Q/V, यही ना हम फॉर्मूला जानते हैं जी, C/Q/V। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि धारिता C/Q/V होता है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमें काम पड़ेगा, तो इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ये बात हम पहले से जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया। दूसरा हम क्या ज्ञात करेंगे कि 2 समांतर प्लेट है, इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे तब 2 समांतर प्लेटों के बीच
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं ये जो प्लेट है वो वास्तव में तो आयताकार प्लेट है ना, आयताकार ही तो प्लेट है, वास्तव में ये आयताकार प्लेट है। आयताकार प्लेट के लिए अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात किया है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद है आपको, अभी हमने ज्ञात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम फॉर्मूला लगा देंगे E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं याद आ रहा है क्या? अभी हम पीछे भी ले जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम दिखा देंगे। देखिए यही ना अभी हमने ज्ञात किया था, ये हमने जब कराया था इस तरीके का, तो इसी में हमने क्या ज्ञात किया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है समतल चादर के कारण, तो समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसी तरीके से ये भी एक समतल चादर ही है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। परंतु यहाँ पे तो दो आवेश घनत्व, एक सिग्मा है एक माइनस सिग्मा है, तो हम दोनों आवेश घनत्वों का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, E इक्वल टू, एक तो हमारा सिग्मा है और एक हमारा है माइनस सिग्मा, दोनों का हम अंतर कर देते हैं। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। तो ये हमने आवेश घनत्वों का अंतर कर दिया। उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये सिग्मा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस सिग्मा अब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते तो ये सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया जी, E इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। तो ये आ गया दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ही हमने ये ज्ञात कर लिया तो अब हमारा तीसरा काम ये रहेगा, ये स्टेप याद करना है। पहले विद्युत धारा, फिर दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर तीसरा इसमें हमारा काम क्या रहेगा कि दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, ठीक है। दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव। अब V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू डी होता है। विभव का यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे, E इंटू डी होता है। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे सर V इक्वल टू E इंटू डी, ये तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, ये वास्तव में कार्य का फॉर्मूला है। अरे भैया हम दो समांतर प्लेटों के बीच कितना कार्य हो रहा है वही निकाल रहे हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, यही ना होता है जी। हम इतनी बात जानते हैं कि जो कार्य करने की जो क्या होता है एकांक आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। तो मतलब क्या है, V जो W है वो V के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। और दूसरी बात, जो क्या होता है एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वही बात है जी, जो W है उसकी जगह पर हमने V लिखा है और जो F है उसकी जगह पर E लिखे हैं, इस तरीके से, क्योंकि हमें आवश्यकता है इसके अनुसार, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला आपको कहाँ से आया है ये चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। ये इतना आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे V है, ये E का मान यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा और ये D है तो D, अब बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सबसे पहले दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव का फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है तब जाकर हमारा क्या बन जाता है, तब जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो गया तो ये हमारा V का मान निकल गया, ठीक है।
तब हम क्या कर लेते हैं, तब हम निकाल लेते हैं विद्युत विभव। तब हम लिखते हैं तब धारिता। तब हम लिख देते हैं तब धारिता। तब धारिता का फॉर्मूला अब हम लगा देंगे। तो धारिता का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, धारिता का फॉर्मूला जानते हैं C/Q/V होता है। C/Q/V होता है, तो ये हमने लिख दिया है। C का मान अगर हम देखें, C है तो हमने C यहाँ पे लिख दिए। Q का मान देखिए, एक बात आप याद रखेंगे, आवेश का मान जो होता है, आवेश का भी हमने फॉर्मूला बताया था, आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल, ये हमने बताया था ना। तो यही हम आवेश घनत्व का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ये हम फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा इंटू ए। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना, ये हम जानते थे इसलिए हमने लिख दिया। और उसके बाद भी का मान यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा डी अब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने लिख दिया। इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, ऊपर गुणा करा देगा, तो यहाँ से C का जो मान आया वो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अब बटे डी है तो डी हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी है तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ। इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। C/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये आपको याद रखना है। तो यही है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यही तो हमें याद करना था, हमने कर दिया ना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 आवश्यक बातें हैं, हम आपको बताएंगे तब जाना है, ठीक है ना। चलिए जी, अच्छी बात है। देखिए हमारा लगभग 2 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं। मेरी भी एनर्जी थोड़ी लो हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, एक ही दिन में इतना डेरिवेशन कराएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करा दिए हैं। आपने कल का नोट डाउन किया है ना, 32 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने बताए थे, तो वो नोट डाउन कर लिए होंगे। 7 पर आप टिक कर लीजिएगा, नोट बना रहे होंगे तो। और उसके बाद आगे ये तो हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है जिसको आपने प्यार और सपोर्ट दिए। अगर आपको फिर से पार्ट 2 पर भी, इसका पार्ट 2 कल ही चाहिए, तो कम से कम सभी स्टूडेंट, कम से कम मतलब हम यही कह सकते हैं 51 स्टूडेंट भी अगर कमेंट कर देते हैं कि सर इसका पार्ट 2 लाइए, डेरिवेशन पार्ट 2 लाइए, 51 स्टूडेंट, मात्र 51 स्टूडेंट, तो कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अब फिर से कल हम कुछ और आपके जो डेरिवेशन बचे हुए हैं उसको हम कराएंगे। तो इतना क्या लिखना है, फिजिक्स डेरिवेशन पार्ट 2 लाइए सर, इतना लिख देंगे ना। चलिए, तो इतना आप कर दीजिएगा। 3 आवश्यक बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि अभी तक हमारे टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे कहेंगे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स है, ओनली 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। वही स्टूडेंट मैसेज करिए जिनको लेना हो। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक है, इसमें तीनों में फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम और भी अच्छे तरीके से करा सकें। वहां पे सभी आवश्यक वीडियो, आवश्यक सूचनाएं बताई जाएंगी। तीसरी आवश्यक बात, अभी तक आपने जो भी हमारे 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न नहीं देखे हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। समझ के होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू।